Hello students, in the last lecture we have studied about cell wall. In this lecture we will study about cell membrane. Okay, तो देखो सेल वॉल के बारे में जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, so cell wall is a particular outer covering of plant cell which is absent in animal cell. Clear? But this cell membrane is present in every type of cell, like prokaryotic cell also contains cell membrane, eukaryotic cell like plant cell and animal cell also contain cell membrane. Because this cell membrane has unique structural and functional component which are responsible for intercellular communication. ठीक है, तो इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन का मतलब अगर हम लोग को समझना है, या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ऐसे तीन नाम है इसके. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, आप कोई भी नाम से इसको बोल सकते हो. कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा लेमा बोल सकते हैं. क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एक उसका कैरेक्टर हो गया. अगर सबसे पहले हम कोई भी चीज के कैरेक्टर के बारे में पता करते हैं, ठीक है, कोई हम सेल ऑर्गेनल स्टार्ट किए थे सेल वॉल का, तो उसमें भी हम लोग ने उसके कैरेक्टर देखे थे, उसके फंक्शन देखे थे. उसी हिसाब से सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, मेन उसका फंक्शन क्या है. तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर कोई सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही क्या करने देगा, ट्रांसपोर्ट करने देगा. अगर ये पर्टिकुलर सिलेक्टेड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने दे रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होंगे जो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर है? तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो इसका जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन किससे बना हुआ है, मेनली इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट. लाइपोप्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा, ये बना हुआ है लिपिड बाइलेयर से, लिपिड बाइलेयर प्लस दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है, वो मेजर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन. इसके अलावा लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट. क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट. तो ये कार्बोहाइड्रेट, if this particular carbohydrate material is combined with protein, then it is known as glycoprotein. क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शुगर प्लस प्रोटीन. ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, शुगर है, शुगर के साथ कौन कंबाइन हुआ है, शुगर किसके साथ कंबाइन हुआ है, प्रोटीन के साथ. तो ये जो प्रोटीन बना है ये कौन से टाइप का प्रोटीन हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. इफ प्रोटीन इज कंबाइंड विथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस देन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोटीन कंबाइंड विथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, है ना. तो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा हो जाएगा, शुगर इज नॉन प्रोटीन पार्ट. शुगर के साथ कौन कंबाइन हुआ है, प्रोटीन कंबाइन हुआ है, तो ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस बना. ये ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है. दूसरा सब्सटेंस ऐसा ही ग्लाइकोलिपिड. तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिखोगे ग्लाइकोलिपिड को, तो शुगर प्लस लिपिड. तो शुगर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, नॉन लिपिड पार्ट. तो नॉन लिपिड प्लस लिपिड कंपोनेंट, ये भी क्या बनाएगा तुम्हारा, कॉन्जुगेटेड लिपिड. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो कंपोनेंट किस हिसाब से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में डिवाइड हुए हैं, तो कंपोनेंट के अंदर मेजर कंपोनेंट हो जाएगा लाइपोप्रोटीन सब्सटेंस, जो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है. और ये दो कंपोनेंट के अलावा
ये दो मेजर कंपोनेंट के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। पर ये कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस किसके साथ कंबाइन होगा, या तो प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा या तो फिर वो लिपिड के साथ कंबाइन होगा। इफ इट इज कंबाइंड विद प्रोटीन देन इट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, इफ इट इज कंबाइंड विद लिपिड देन इट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड, एंड दिस प्रोटीन एंड लिपिड आर conjugated protein and conjugated lipids are present in cell membrane। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो एक मतलब बेसिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग ने बात किया, ठीक है। अब देखते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्कवर किस हिसाब से हुआ है, कि डायरेक्ट मिल गया था हमें कि कैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मिला है, या उससे पहले भी कोई मॉडल मिला है। तो हम लोग उसके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका हेडिंग लिखती हूँ, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, जिसमें सबसे पहला ट्राई लेमेलर मॉडल, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सैंडविच मॉडल, और इसका तीसरा नाम है PLLP मॉडल, ठीक है। साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाय डेनियली एंड डेवसन, ये दो साइंटिस्ट जो है इन्होंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उनको कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर मिला था। तो देखो यहाँ पे एक नाम लिखा है हम लोग ने PLLP, है ना। तो PLLP किस हिसाब से है कि जो ऊपर वाला सब्सटेंस है, ये अगर एक लेयर है, ये पूरा लेयर किसका होगा, ये पूरा लेयर सपोज तुम्हारा प्रोटीन का है, प्रोटीन 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 प्रोटीन, ठीक है। फिर प्रोटीन के नीचे कौन सा होगा तुम्हारा, प्रोटीन के नीचे हो जाएगा लिपिड 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 लिपिड, ऐसे तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे अरेंज हुआ है, ठीक है। और अब ये बाई लेयर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी क्या हम ड्रॉ करेंगे, ये भी लिपिड है तुम्हारा, लिपिड 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 लिपिड, समझे बात को, ठीक है। और फिर से ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोटीन 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 प्रोटीन। तो डेनियली एंड डेवसन के हिसाब से जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे बना हुआ है कि प्रोटीन का एक लेयर ऊपर होगा, प्रोटीन के लेयर के नीचे लिपिड होगा, लिपिड के नीचे और एक लिपिड, मतलब लिपिड बाई लेयर तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस मैनर में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इनके हिसाब से जो स्ट्रक्चर था, अगर ऐसा स्ट्रक्चर, ये सैंडविच क्यों है, क्योंकि लिपिड बाई लेयर किसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रोटीन बाई लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, लिपिड बाई लेयर, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रेड, ये तुम्हारा अंदर का मटेरियल, इस हिसाब से इसको नाम क्या दिए है, सैंडविच मॉडल, ठीक है। पर ये क्या नहीं देगा, दिस मॉडल विल नॉट गिव फ्लूइडिटी, दिस मॉडल विल नॉट गिव फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन, एंड फ्लूइडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जब एंगल्फमेंट का प्रोसेस करना होता है सेल, अमीबा को याद करो सब लोग, अमीबा जब एंगल्फमेंट प्रोसेस करता है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है, तो फेगोसाइटोसिस में वो क्या करता है, सपोज ये मटेरियल है तो यहाँ पे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका उसी हिसाब से मॉडिफाई होगा। मतलब तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा फ्लूइड स्ट्रक्चर गेन करता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर शेप और साइज को गेन कर सकता है। समझ में आ रही है बात। ऐसे बहुत सारे सेल है हमारी बॉडी के अंदर के, मोनोसाइट और मैक्रोफाजिस भी क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस, एंगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मूवमेंट अगर नहीं मिलता है, वो अगर रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो डेनियली एंड डेवसन के हिसाब से ये जो मेम्ब्रेन था उसमें ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है।
प्लस ये कौन से टाइप का प्रोटीन है, अल्फा टाइप प्रोटीन है, ठीक है, ये चीज याद रखना, कंपल्सरी याद रखना। अकॉर्डिंग टू डेनियली एंड डेविसन, द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड अल्फा टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। पर ये मॉडल क्या नहीं हुआ है, एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज दिस मॉडल विल नॉट गिव फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट और मॉडल। ये सिमिलर टू सैंडविच मॉडल ही है। दिस मॉडल इज सिमिलर टू सैंडविच मॉडल। मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये सैंडविच मॉडल जैसा है तो यहाँ पे भी कौन सा अरेंजमेंट होगा, PLLP अरेंजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बट इनके हिसाब से डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस यहाँ पे है, प्रोटीन ग्लोब्यूलर ही है, बट दिस प्रोटीन आर ऑफ बीटा टाइप प्रोटीन। वहां पे कौन सा टाइप का प्रोटीन था, वहां पे अल्फा टाइप प्रोटीन था, यहाँ पे कौन सा टाइप प्रोटीन है, यहाँ पे बीटा टाइप प्रोटीन है। बट सेम यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होगा कि ये क्या नहीं देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी दे नहीं सकता, क्योंकि अगर इतना रिजिड स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का एक लेयर ऊपर है, उसके नीचे लिपिड बाई लेयर है, तो वो ऑब्वियसली फ्लूइडिटी नहीं देख सकता। तो ना ही तुम्हारा ट्राइलेमेलर स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ है, ना ही हमारा कौन सा यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हुआ है। तो नेक्स्ट जो मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने जो दिया था, वो मॉडल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। क्यों? उसका रीजन है जो हम लोग अभी देखते हैं। तो थर्ड मॉडल जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से ये डिस्कवर किसने किया है, ये डिस्कवर किया था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ये साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है हम लोग को। इसके हिसाब से जो प्रेजेंट है ना, तो क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, मैं सबसे पहले तो वो बता दूं आप लोग को कि लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मटेरियल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था, एंड ग्लाइकोलिपिड। क्लियर करो ये बात को, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। पर देखो यहाँ पे हम एक एक चीज अभी ध्यान से देखते हैं कि ये सब्सटेंस कैसे कैसे है, ठीक है। तो देखो लिपिड जो प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे लिपिड है तुम्हारे, ओके। और नीचे भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तुम्हें ये फिगर दिखा रही हूँ, तो तुम लोग को भी अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। लिपिड बाइलेयर, ये सारे के सारे लिपिड हैं। पहले तो मैं आप लोग को ये लिपिड का स्ट्रक्चर बता दूं किस हिसाब से, ठीक है। ड्रॉ कर लो मेरे साथ साथ तुम लोग भी। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना अभी, वो टेल है लिपिड का, और जो ये राउंड सब्सटेंस है ना, ये हेड है। तो हेड ऑफ लिपिड एंड ये हो जाएगा टेल। ये समझो मेरी बात को, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लिपिड को यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो लिपिड क्या निकाला हम लोग ने, लिपिड बाइलेयर है, 2 लिपिड के लेयर, इसलिए हमने नाम दे दिया लिपिड बाइलेयर। क्लियर? तो लिपिड बाइलेयर के अंदर ये अगर ऐसा लिपिड का मोनोमर सब्सटेंस बताती हूँ, तो ये हो जाएगा उसका हेड, ये हो जाएगी उसकी टेल। क्लियर? ये जो हेड है, हेड को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेड इज हाइड्रोफिलिक। और जो टेल है, वो टेल क्या हो जाएगा, टेल इज हाइड्रोफोबिक। मतलब ये वाटर लविंग पार्ट है एंड ये वाटर हीटिंग पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस तुम्हारे कहाँ पे फ्लोट करेंगे, यहाँ पे। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यहाँ तक आ जाएंगे। पर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को इजीली एंट्री कहाँ पे नहीं मिलेगी, ये यहाँ के बीच के सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट इजीली एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए यही स्ट्रक्चर के लिए, ये टेल की वजह से
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या, कौन सी परमिएबिलिटी मिलती है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मिलती है। कौन सी परमिएबिलिटी मिलती है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। क्लियर हो रही है बातें? तो इजीली कोई भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इजीली क्या नहीं कर सकता, बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। आप लोग को रीजन दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर के अंदर या तो ऐसे ऊपर की साइड में, ठीक है, या तो अंदर की साइड में, और तीसरा कौन सा चांस हो सकता है कि ये दोनों लेयर के बीच में, है ना। ये जो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो आउटर साइड पे आउटर प्रोटीन है, तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम लोग के पास ऐसे 2 लेयर है। मैं आपको बता दूं पहले तो कि तुम लोग के पास ऐसे 2 लेयर है ना। ये जो 2 लेयर है, यहाँ पे अगर ऊपर की साइड में अगर लिपिड प्रोटीन प्रेजेंट है, तो अगर ऊपर कोई मटेरियल प्रेजेंट है तो इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट अगर वो मेम्ब्रेन के अंदर फंस चुका है, अंदर तक चला गया है, तो उसको इजीली रिमूव कर पाओगे कि आप लोग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं जिसको आप लोग एक प्रोटीन ऐसा है जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। तो आउटर प्रोटीन जो होगा, इसको हम लोग नाम देंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम देंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो विद इन बाइलेयर जो एम्बेडेड है, मतलब जो फंस गया है, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के अलावा जो दोनों मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ये दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, और एक ऐसी यहाँ से जगह बना रहा है ना। ये आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो एक आप लोग को छोटा सा ऐसा रास्ता मिलेगा जो क्या करेगा, यहाँ से मटेरियल को पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये क्या बना रहा है, ये टनल बना रहा है। तो ये प्रोटीन को मैं नाम दे दी, ये जो 2 टाइप के प्रोटीन है इसको मैं बोलूंगी टनल प्रोटीन। क्या नाम दे दूंगी, टनल प्रोटीन। समझो ये बात को। आप इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हो ये टनल प्रोटीन को, ठीक है। तो मेनली एक्सट्रिंसिक जो इजीली रिमूवेबल हो गए, ये क्या हो जाएंगे, easily removable। इंट्रिंसिक कैसे हो जाएंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन आर टाइटली एम्बेडेड विद इन द मेम्ब्रेन। और जो तीसरा टनल प्रोटीन है, ये टनल प्रोटीन को दूसरा नाम दे सकते हो आप लोग, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या बोल सकते हो बेटा इसको, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। समझो बात को। तो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर के साथ साथ तुम्हारा कौन सा प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर के साथ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। पर यहाँ पे प्रोटीन का एक लेयर नहीं मिल रहा है तुम्हें। प्रोटीन कहाँ मिल रहा है, एकदम थोड़े साइड से, मतलब या तो वो ऊपर थोड़ी जगह पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो विद इन बॉडी बाइलेयर के अंदर फंसा हुआ पार्ट होगा, ठीक है। तो 2 टाइप के प्रोटीन आप लोग को मिलेंगे यहाँ पे। तो देखो, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड टनल प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। कौन से मटेरियल, सिलेक्टेबल पार्टिकल जो होंगे, सिलेक्टेबल मटेरियल जो होंगे उन्हीं को वो क्या कराएगा, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट करवाएगा। समझ में आ रही है चीजें। तो ये सब कुछ, ये क्या दिख रहा है तुम लोग को, मतलब आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन सी वाटर। एक ऐसा तुम लोग ने अगर देखा होगा सी वाटर के ऊपर जहां आइसबर्ग्स होते हैं ना, कहीं कहीं छोटे छोटे जगहों पे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। आइसबर्ग फैले हुए दरिया के अंदर ऐसे दिखेगा। तो इसकी वजह से क्या मिलता है, मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मिलता है। मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर गेन
नहीं करता है। अगर मेम्ब्रेन रिजिडिटी नहीं गेन कर रही है तो वो फंक्शन करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का वो फंक्शन करेगी कि इजीली वो सेल को क्या कर सकती है, फ्लूइडिटी दे सकती है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, जो मैंने एक चीज बोली थी कि जो लिपिड है ना, तो लिपिड के ऊपर आप लोग को इस हिसाब से एक चेन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। लिपिड बाइलेयर मतलब आउटर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। तो आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, आउटर सरफेस के पास तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये क्या है, आई एंड ईयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो दूसरा आप बोल सकते हो डोरबेल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों ऐसा बोला गया है, डोरबेल का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आता है, ठीक है, तो कोई अननोन इंसान है, तो आप लोग क्या देख के तुरंत मतलब उसको डायरेक्टली एंटर करवा दोगे, नहीं, जब तक वो आपको मतलब आप फर्म नहीं हो जाते कि ये इंसान हमारी पहचान का है, ये कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, तो फिर वो इंसान को तुम क्या करते हो, एंट्री करते हो घर के अंदर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे सेल के अंदर, ये ऐसा सेल है, ये सेल का इतना स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इतने यहाँ पूरी जगह पे क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बाहर की साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होगा। तो ये काम क्या करेगा, जो सरफेस एंटीजन का काम करेगा। मतलब क्या होगा कि बाहर की साइड पे जो भी मटेरियल है, मतलब यहां से कोई मटेरियल एंटर होता है तो सबसे पहले वो किसको अटैच्ड होगा या किसके थ्रू जाएगा, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ये आउटर एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। आउटर एंटीजन विल बी डिटेक्टेड बाय, आउटर एंटीजन विल बी डिटेक्टेड बाय ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ रही है चीजें। तो जो भी आउटर एंटीजन अगर वो हार्मफुल सब्सटेंस है तो वो इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेट करेगा ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सेल के अंदर, ताकि वो मटेरियल को क्या करे, वहीं पे बाहर ही रहने दे, वो सेल के अंदर उसकी एंट्री नहीं करवाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, वो फर्म मतलब एक्सेप्टेड क्यों है, क्योंकि जब भी ये कोई पर्टिकुलर फ्लूइडिटी का काम सेल मेम्ब्रेन का हम लोग सोचते हैं, मैक्रोफाजिस सोचो, मोनोसाइट सोचो, अमीबा के बारे में सोचो, तो हाँ, ये फ्लूइडिटी देने की वजह से कौन सी प्रोसेस कर सकता है, एंगल्फमेंट का प्रोसेस आराम से कर सकता है। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी किसने दिया, ऐसा कौन सा सब्सटेंस था। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि ये जो लिपिड का टेल पोर्शन है हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, तो जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होंगे उनको एंटर नहीं होने देगा। दूसरी चीज मैंने आपको बोली कि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है आउटर साइड के ऊपर। ये जो शुगर मॉइटीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डोरबेल का काम करेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आई और ईयर है, ध्यान से सुनेगी, ध्यान से देखेगी, तभी अगर कोई होगा मतलब हमारे काम की चीज होगी तभी सेल के अंदर उसको एंटर करने देगी। तो ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड किया गया है। समझ में आई बात। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद हम लोग यहाँ पे उसके फंक्शन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने हमें डिफरेंट टाइप के क्या दिखाया, प्रोटीन दिखाए, लिपिड दिखा, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, ठीक है, टनल प्रोटीन हो गया या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया। तो देखो इसके साथ एक चीज और भी पढ़ी हम लोग ने कि प्रोटीन आइसबर्ग, जो आइसबर्ग हम लोग ने देखे, है ना, तो हम लोग बोल क्या सकते हैं कि प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, ये भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि एक मैं आप लोग को बताती हूँ कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या काम करेगा बॉडी के अंदर, मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर हम लोग ने जो इंट्रिंसिक प्रोटीन बोले होंगे वो प्रोटीन की बॉडी के अंदर एम्बेडेड है, मतलब लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। पर जो लिपिड है ना, वो लिपिड इनर और आउटर साइड पे अलग अलग थे। समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो लिपिड है तुम्हारे, जो लेसिथिन नाम का लिपिड है, लेसिथिन एंड सेफेलिन, ये दो टाइप के लिपिड है। तो आउटर
आउटर लिपिड कौन सा हो जाएगा, लेसिथिन, और इनर लिपिड कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, सेफेलिन। ये एक चीज नोट डाउन कर लेना आप लोग कि जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर के अंदर जो आउटर था वो कौन हो जाएगा, लेसिथिन, और जो तुम्हारा इनर लिपिड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेफेलिन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई पर्टिकुलर, ये तो हो गई बात मॉडल के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अगर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ चुके हो तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देखो आप लोग को शायद एक चीज यहाँ पे मैं लिख दूं पहले कि स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहली चीज लिखती हूं मैं, जो हम सबको कहीं ना कहीं सुनने में आई होती है, माइक्रोविलाई। एलिमेंटरी कैनाल सबको समझ में आती है बच्चों? एलिमेंटरी कैनाल मतलब तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंटरी कैनाल मतलब तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, तुम्हारा माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो किसमें से निकलता है, फ्रॉम स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ से निकलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही क्या है, प्रोजेक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट करेगी और स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, तो सपोज ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा, ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या बनाएगा, तुम्हारा माइक्रोविलाई बनेगा। क्यों ये बनता था, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर इसका स्ट्रक्चर बढ़ा तो जितना भी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को क्या करेगा, ये हाई करेगा। तो ये फंक्शन आप लोग ने कहाँ पे देखा था, ये प्रोजेक्शन किसका मतलब मॉडिफिकेशन किसका हो जाएगा, ये माइक्रोविलाई का। ठीक है, उसके बाद माइक्रोविलाई के बाद और एक चीज हम लोग ने पढ़ी है इसी चैप्टर के अंदर, याद करो, बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम, याद आ रहा है, मीजोजोम, एनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। एनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया को क्या बोला जाएगा, मीजोजोम। पर ऐसा, ये हमने देखा था ना, ऐसा ये ऐसा एनफोल्डिंग होता था सेल के अंदर, तो ये एनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा, एनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया इज नोन एज मीजोजोम। अगर ऐसा ही एनफोल्डिंग अगर फंगाई में है, एनफोल्डिंग ऑफ, देखो मेरे साथ, एनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंगाई, तो इसको बोलते हैं लोमाजोम। इसको क्या बोला जाएगा, लोमाजोम बोला जाएगा। ठीक है, चौथा, एनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फंगाई में लोमाजोम बोला जाएगा, बैक्टीरिया में एनफोल्डिंग को क्या बोला जाएगा, मीजोजोम बोला जाएगा। और एनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर तुम्हारा ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे लोमेलोजोम। क्या बोलोगे इसको, लोमेलोजोम। मेरे साथ याद करोगे ये सारी चीजें। पहली चीज हम लोग ने क्या पढ़ी, पहली चीज हम लोग ने माइक्रोविलाई पढ़ी। चलो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ। ठीक है, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई भी किसका प्रोजेक्शन था, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम एलिमेंटरी कैनाल के अंदर जो प्रेजेंट था, है ना, तो एलिमेंटरी कैनाल के अंदर जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हमने माइक्रोविलाई बोल दिया है, ये भी किसका, ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मीजोजोम इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंगाई के अंदर है तो क्या बोला जाएगा, लोमाजोम। और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे लोमेलोजोम। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर का कि क्या कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है डेस्मोजोम। क्या बनाता है, डेस्मोजोम। डेस्मोजोम इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा,
डिपोजिशन करेगा मटेरियल का, मटेरियल विल बी डिपॉजिटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझो ये बात को। तो डेस्मोसोम ये पर्टिकुलर स्मॉल गैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर, दो सेल के बीच में। तीसरी चीज, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब क्या? अगर दो सेल को टाइटली बाउंड करना है, दो सेल को टाइटली बाउंड करना है, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की सेल मेम्ब्रेन को तुम लोग क्या करोगे, एकदम ऐसे चिपका दोगे। तो सेल मेम्ब्रेन अगर यहाँ पे ऐसे टाइटली अटैच्ड है तो यहाँ से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से बंद हो जाएगा। तो टाइट जंक्शन किसके बीच में होगा? बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में क्या होगा? टाइट जंक्शन। ये जितना भी स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, माइक्रोविलाई, मीजोजोम, लोमाजोम, लोमेलोजोम, डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, ये सब कुछ किसकी वजह से बना है? ये स्ट्रक्चर किसके साथ एसोसिएटेड है? ये सारे स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। समझ में आ रही है चीजें? तो ये यहाँ पे हम लोग ने कुछ स्ट्रक्चर देखे जो किसके साथ अटैच थे, ये किससे बने हुए हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। अब हम लोग उसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो देखो, फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज होती है ट्रांसपोर्ट। क्या काम करेगा वो? ट्रांसपोर्ट। तो कौन से दो टाइप का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप लोग को मैं डेफिनेशन बताती हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे इतने ही है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बताता है? हायर टू लोअर सब्सटेंस पे आप लोग को मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो हायर सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा, हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? ए साइड और बी साइड लिखो तो मटेरियल जहां से ज्यादा इकट्ठा हुआ है वो क्या हो जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो मटेरियल और सब्सटेंस विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा मटेरियल। कब तक जाएगा? टिल इक्विलिब्रियम अटेन। कब तक जाएगा? टिल इक्विलिब्रियम अटेन, जब तक दोनों जगह पे सेम पार्टिकल्स नहीं हो जाते। सेम पार्टिकल्स जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते तब तक ये सब्सटेंस कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। किससे थ्रू जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो अगर ऐसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी एक्सपेंडिचर इज एब्सेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी एक्सपेंडिचर इज एब्सेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पर अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करेगा। इट वर्क्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इतने सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। फिर भी मटेरियल कहाँ से कहाँ जाएगा? फिर भी मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है? बी टू ए। मटेरियल कहाँ से जा रहा है? बी टू ए। अगर ऐसा करना है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करवाना है तो इसमें ऑब्वियसली किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड
पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ काम कर रहा है। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ये लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो ये दोनों प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है, तो ये दोनों प्रोसेस हो रही है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का काम कौन करवा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट के अलावा, ये समझ में आ गया, ये रब कर देती हूं मैं। ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरी प्रोसेस कर रहा है ये एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या हो जाएगा, एंगल्फमेंट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एंगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। तो एंगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स कौन करवा रहा है, तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें भी आप लोग को दो टाइप आते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड दूसरा आता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, जो एंगल्फमेंट हो रहा है, एंगल्फमेंट ऑफ कौन सा हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल। ये याद रखना बेटा, एंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल को क्या बोला जाएगा, एंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। बट एंगल्फमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल, किसका एंगल्फमेंट हो रहा है, एंगल्फमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। अगर ऐसे लिक्विड पार्टिकल एंगल्फ कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। तो देखो, मटेरियल को एंगल्फ करने के लिए जो भी हमारा सेल के अंदर का मटेरियल का सेल ऑर्गेनल काम कर रहा है वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दूसरा काम क्या कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्फमेंट प्रोसेस प्लस प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर के जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये काम क्या करता है, डोरबेल का काम करता है। डोरबेल का काम मतलब रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस, इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन प्रोसेस। मेरे साथ बोलोगे, रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस एंड इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये भी किसके थ्रू हो रहा है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्लियर। तो बच्चों, हम लोग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी मॉडल थे, मतलब 3 मॉडल हम लोग ने कंप्लीट किए, उसके फंक्शन हम लोग ने कंप्लीट किए। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है तुम्हारा, वो हम लोग ने कंप्लीट किया। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर किस किस के साथ, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या क्या बन सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर, वो हम लोग ने कंप्लीट किया। मेन उसका एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, जिसको हम फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, वो बताया हमने। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट किया। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मिला है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो फ्लूइडिटी मिला है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मिलना मतलब कैसे समझ में आया कि फ्लूइड है कि नहीं है मटेरियल। तो देखो, इसका एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट शोइंग फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो माइकल फ्राई नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जो प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, क्या किया हुआ इसको, लेबल्ड, प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लेबल्ड बाय डिफरेंट डाई। तो 2 टाइप के सेल लिए, दे यूज्ड माउस सेल प्लस ह्यूमन सेल, है ना। ऐसे 2 सेल लिए हैं उन लोगों ने। माउस सेल को उन्होंने एंटी माउस ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई से, उसके जो प्रोटीन होंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन को उन्होंने लेबल किया है कौन सी डाई से, ग्रीन कलर की डाई से। समझो ये बात को। तो ग्रीन कलर की डाई से ये जो माउस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके प्रोटीन को, माउस सेल का कौन सा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट, प्रोटीन, ये प्रोटीन को कौन से कलर से उन्होंने लेबल किया है, तो ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई। ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई हम लोग
देख सकते, इसलिए उन्होंने हम लोग मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तुम लोग फ्लोरोसेंट डाई को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने 2 टाइप के डाई को यूज किया है। जो माउस सेल है, वो माउस सेल को कौन सी कलर के डाई से उन्होंने लेबल किया? ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई से। और जो ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल को उन्होंने कौन सी डाई से लेबल किया है? रेड कलर की डाई से। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसका हाइब्रिड फॉर्म किया गया, मतलब माउस सेल और ह्यूमन सेल का हाइब्रिड बनाया, है ना। मतलब दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया होगा? अटैच किया होगा। दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब अटैच किया होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये दोनों को जब हाइब्रिड बनाते हो तुम लोग, इसका जब हाइब्रिड बनाते हो तो हम लोग को मिलेगा हेटेरोकैरियोन, या तो जो भी आप लोग क्या बोलोगे इसको, हाइब्रिड, है ना। ये हाइब्रिड के अंदर जैसे ही अटैच्ड किया गया है माउस सेल और एनिमल सेल को, माउस सेल और ह्यूमन सेल को जैसे ही अटैच्ड किया गया, कुछ इस हिसाब से अगर आप लोग ने अटैचमेंट किया है, ये आर आर आर, है ना। ये यहाँ पे मैं आप लोग को किसके थ्रू दिखा रही हूँ? फिगर के थ्रू दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जी जी जी, जैसे ही अटैचमेंट हुआ है उसी टाइम पे जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इस ऐसे अरेंजमेंट मिला, ठीक है, आर 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 जी जी जी। बट थोड़ी देर के बाद जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये अरेंजमेंट चेंज हो गया। अरेंजमेंट चेंज हो गया मतलब क्या हो सकता है? आर जी आर जी जी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, है ना, हाइब्रिड के अंदर जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट है, हाइब्रिड क्यों यूज किया था? क्योंकि दोनों डाई मिक्स होके हम लोग को उसका क्या मिल सके कि कहाँ पे कौन सी लेबल हुई है। तो जस्ट मिक्स किया माउस सेल और ह्यूमन सेल को, तो मिक्स करने के बाद जो हाइब्रिड मिला, जैसे ही मिक्स हुआ वो हाइब्रिड के ऊपर का जब प्रोटीन देखा, उसके ऊपर की कलर डाई देखी, तो डाई का स्ट्रक्चर हम लोग को अलग मिला। थोड़ी देर के बाद जब वो फिर से हाइब्रिड को ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप में, तो उसके ऊपर के प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा था? डिफरेंट था। मतलब क्या हुआ? सम प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोटीन क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फ्लूइडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, और ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता चलता है कि फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। आई बात समझ में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी डिटेल स्टडी थी हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट की हुई है। उसके बाद हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करने वाले। आप लोग ने काम क्या करना है बच्चों? देखो, ये जितना भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी कंपलसरी आप लोग ने 3 से 4 बार रीड करना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ने से पहले, जब एनसीईआरटी ओपन करोगे तुम लोग, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से पहले जितने भी टॉपिक है, जितने भी पॉइंट्स है, वो 3 से 4 बार पेंसिल लेना है हाथ में, और पेंसिल से ऐसे ऐसे एक एक वर्ड समझ के आप लोग को वो चीज पूरी की पूरी रीड करनी है। और वहां भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद खुद से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप लोग ने कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, मेन एनसीईआरटी के अंदर, मेन नीट की एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉन्सेप्ट किस हिसाब से लर्न करते हो। फिर आप वो कोई भी लैंग्वेज में करो कि आप लोग को कॉन्सेप्ट कैसे लर्न होता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आएंगे, ठीक है। रट्टा मारने वाले क्वेश्चन ज्यादा ना आके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, वो आते हैं। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग उस पॉइंट पे ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर कोई भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड वर्क हार्ड, ठीक है। बिना मतलब का मत कीजिए, मतलब 10-12 वीडियो देख रहे हो और कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते जाओ, समझते जाओ, बहुत इजी है नीट को क्रैक करना, ओके।